हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपके बीएससी पार्ट 3 की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 से आता है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। ठीक है, हाइजेनबर्ग जो थे वो जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मन वैज्ञानिक थे और 1927 में उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था और उसके 5 साल बाद 1932 में इस सिद्धांत के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बच्चों, ठीक है, तो इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम बोहर मॉडल के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं, जो कि इससे पहले दिया गया था। बोहर द्वारा ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाता है, एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और उसकी वेलोसिटी भी निश्चित होती है। यानी कि बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति को हम निश्चित कर सकते हैं, वेलोसिटी के मान को भी हम निश्चितता से ज्ञात कर सकते हैं। ये कब बोहर ने बताया था? जब इलेक्ट्रॉन्स की कणीय प्रकृति के बारे में ही जानकारी थी। जब इलेक्ट्रॉन्स की ड्यूअल नेचर के बारे में पता पड़ा, द्वैत प्रकृति के बारे में पता पड़ा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो नेचर कण के साथ साथ, ये इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कणीय होने के साथ साथ तरंग की भांति भी इलेक्ट्रॉन्स व्यवहार करता है, तो हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो नाभिक के चारों ओर उसकी इस जो स्थिति है या उसकी जो डेफिनेट ऑर्बिट है उसको हम निश्चित नहीं कर सकते, बल्कि हम इलेक्ट्रॉन्स के नाभिक के चारों ओर पाए जाने को प्रायिकता के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, पर पाए जाने की प्रायिकता को हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो हाइजेनबर्ग और बोहर के सिद्धांत में यही अंतर है कि बोहर तो इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति को निश्चित करता है, जबकि हाइजेनबर्ग जो है स्थिति में अनिश्चितता बताता है। बच्चों, ठीक है, तो हाइजेनबर्ग क्या कहता है? हाइजेनबर्ग कहते हैं कि हम किसी सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और संवेग को परिशुद्धता से ज्ञात नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन प्रिसाइसली बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ द स्मॉल मूविंग पार्टिकल। ठीक है, यानी कि हम छोटे गतिशील कण की स्थिति और संवेग को परिशुद्धता से ज्ञात नहीं कर सकते। यदि हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे एक साथ, तो संवेग के मापन में त्रुटि करेंगे और उसकी स्थिति के मापन में भी त्रुटि करेंगे, और उन त्रुटियों का जो गुणनफल होगा वो h/4π से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो उसने कहा कि डेल्टा P इंटू डेल्टा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। ठीक है, कि जब आप किसी छोटे गतिशील कण की स्थिति को मापोगे तो मापन में डेल्टा x की त्रुटि करोगे और संवेग के मापन में डेल्टा P की त्रुटि करोगे, और इन दोनों त्रुटियों का गुणनफल हमेशा h/4π से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ये गणितीय रूप है हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का। ठीक है, इट इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्म अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। ठीक है, तो इसके गणितीय रूप को देखने के बाद हम थोड़ा सा ये देखना चाहेंगे कि किसी गतिशील कण की स्थिति और संवेग से हमारा क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा आपको एक सामान्य सा उदाहरण देना चाहूँगा बच्चों, कि जैसे ये हमारे पास यहाँ एक ओरिजिन मान लेते हैं 0 स्थिति पर, और यहाँ पर x दिशा में जो है डिस्टेंस हम मानते हैं इधर। सपोज करो कि यहाँ 100 सेंटीमीटर दूर इसकी किसी बिंदु पर
हम विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बॉल है, 100 ग्राम की बॉल है यहाँ, जो x दिशा में गति करती हुई यहाँ 100 सेंटीमीटर दूर आ जाती है और इस 100 सेंटीमीटर की दूरी चलने में उसको 10 सेकंड का समय लगता है बच्चों। ठीक है, तो मैं अब आपसे पूछूं कि बताइए कि 10 सेकंड बाद इस 100 ग्राम की जो गेंद है इसकी स्थिति क्या होगी। तो आप कह देंगे साहब ये 100 सेंटीमीटर दूर चली गई है। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इस समय इसका वेग क्या होगा, तो आप निकाल दोगे वेलोसिटी v, जो बॉल की वेलोसिटी है वो निकाल दोगे आप कि 10 सेकंड में ये 100 सेंटीमीटर जाती है, इसलिए 1 सेकंड में कितनी जाएगी ये 100/10 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी को आप निकाल दो। ये एक छोटा सा सामान्य सा उदाहरण मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि हम वेलोसिटी, संवेग है ना, इसको निकालना। ठीक है, इससे हम क्या समझना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने एक जो बड़ी गेंद है जो आपको दिखाई दे रही है ना, उसकी स्थिति को भी हमने परिशुद्धता से माप लिया, उसके वेग को भी परिशुद्धता से माप लिया। और यदि हम संवेग की बात करें कि 10 सेकंड बाद उसका संवेग क्या होगा, तो हम m × v से हम जो है इसका मान निकाल लेंगे। m = 100 ग्राम और v = 10 सेंटीमीटर पर सेकंड रखकर हम इसका जो है यहाँ पर क्या संवेग होगा इसका भी मापन हम परिशुद्धता से ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हम ज्ञात करना चाहते हैं भी किसी भी कण या किसी भी जो वस्तु है जो बड़ी है ना, जो बड़ी वस्तु है उसको यदि हम उदाहरण के तौर पर लें तो हम उसकी स्थिति और संवेग और उसके वेग को परिशुद्धता से ज्ञात कर सकते हैं। ये समझाने का मतलब है मेरा इस उदाहरण के द्वारा। ठीक है, चूंकि ये वस्तु बड़ी है हम देख सकते हैं, इसलिए हम आसानी से इसकी स्थिति, संवेग और वेग को भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसकी जगह किसी इलेक्ट्रॉन पर विचार करें जो कि बहुत छोटा पार्टिकल है और हम आँख से उसको नहीं देख सकते, और हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन्स x दिशा में गति करता हुआ यहाँ पर आ गया और उसकी स्थिति को हम लोकेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। चूँकि हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम सूक्ष्मदर्शी लगा देंगे और इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखना चाहेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो है इस इलेक्ट्रॉन पर रेडिएशन डालने होंगे, तरंगें डालनी होंगी, किरणें डालनी होंगी, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन इन किरणों से अंतःक्रिया करे। ठीक है ना, और अंतःक्रिया करके ये जो है टकरा कर ये किरणें या रेडिएशन जो है इस माइक्रोस्कोप के आई लेंस में जाए, जिससे कि हम इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर देख सकें, इसकी स्थिति का निर्धारण कर सकें। तो हमने चलो रेडिएशन भी ले लिए, इस पर डाले, विकिरण भी ले लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालकर हम इसकी स्थिति को देखना चाह रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब हमने रेडिएशन लिए तो ये रेडिएशन जो है सीधे निकल गए और इलेक्ट्रॉन से कोई अंतःक्रिया नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी जो लैम्डा थी रेडिएशंस की वो ज़्यादा थी और इलेक्ट्रॉन्स की जो साइज़ है बहुत छोटी है, इसलिए ये सीधे निकल गए और हमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाई नहीं दिए। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए इसके वेवलेंथ को छोटा करेंगे। छोटा करते करते हम इतना छोटा कर देंगे कि ये जो रेडिएशन है इस इलेक्ट्रॉन से अंतःक्रिया करें, टकराएं और टकराकर इस जो माइक्रोस्कोप के लेंस में प्रवेश करें और हम इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को आसानी से देख सकें। मेरी बात समझ में आ रही है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखने के लिए हमें जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनकी वेवलेंथ को छोटी करना होगा। ठीक है, जब हम वेवलेंथ छोटी करेंगे, ठीक है ना, छोटी करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ E = क्या होगा, h/ν, और ν होता है c/λ। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे ही हम लैम्डा को छोटा करेंगे तो इस रेडिएशंस की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ऊर्जा बढ़ जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति का मेजरमेंट करने के लिए हमें उच्च ऊर्जा युक्त तरंगे जैसे एक्स किरण या गामा किरणों का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति को हम देख पाएंगे। परंतु जैसे ही हमने लैम्डा को छोटा किया तो रेडिएशंस की एनर्जी बढ़ गई। तो बढ़ने से क्या हुआ कि जैसे ही ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन से अंतःक्रिया करेंगे और टकराकर यहाँ माइक्रोस्कोप के लेंस में प्रवेश करेंगे तो
ये जो रेडिएशन है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे, इससे टकराएंगे तो इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है ना। तो जो इसकी स्थिति हम मापना चाह रहे हैं वो सही से नहीं मेज़र होगी और ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति से विचलित हो जाएगा और इसकी स्थिति के मापन में त्रुटि हो जाएगी डेल्टा एक्स, ठीक है। साथ ही जब रेडिएशन इसको एनर्जी देंगे तो इसके वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, ठीक है ना, वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, इसके संवेग में भी चेंज आएगा। तो जो इसकी वास्तविक, ठीक है ना, संवेग या वेग था उसमें त्रुटि हो जाएगी और त्रुटि डेल्टा वी या डेल्टा पी होगी, ठीक है। इतनी ही त्रुटि तो हम करेंगे ही करेंगे, इससे हम बच नहीं पाते। तो हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि इन त्रुटियों का जो गुणनफल है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, इन त्रुटियों का जो गुणनफल है वो h/4π से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। तो बिना त्रुटि किए आप इलेक्ट्रॉन की जो है स्थिति को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, स्थिति और वेग, स्थिति और संवेग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो आप क्या करोगे, एक को परिशुद्धता से मापना चाहोगे तो दूसरे में डिस्टरबेंस बढ़ जाएगा, अगर दूसरे को परिशुद्धता से मापना चाहोगे तो पहले में डिस्टरबेंस बढ़ जाएगा। अतः ये दोनों राशियां जो एक दूसरे पर अंतर निर्भर करती हैं, इनका मापन हम परिशुद्धता से नहीं कर सकते। हम जो है थोड़ी हम इसमें एरर करेंगे, इसमें हम त्रुटि करेंगे और इन त्रुटियों का गुणनफल h/4π, देखो h/4π के बराबर होगा। यदि आप डेल्टा पी को कम करना चाहोगे तो डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा और डेल्टा एक्स को कम करना चाहोगे तो डेल्टा पी बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल हमेशा h/4π होगा। बात समझ में आई। तो ये तो मतलब था हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को हमने समझने की कोशिश की इस उदाहरण से, और हम कण की या इलेक्ट्रॉन्स की जो है स्थिति और संवेग को एग्जैक्टली क्यों मेजर नहीं कर सकते उसका मैंने आपको रीज़न बताया, ठीक है। अब हम ये जो नियम है हाइजेनबर्ग का, इस नियम को जो है अन्य रूपों में भी देखना चाहेंगे कि इस नियम को हम अन्य प्रकार से कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। अब p इज इक्वल टू क्या होता है, देखो p इक्वल टू होता है mv, सो वी कैन राइट हेयर डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v, ठीक है। और अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो वी कैन राइट हेयर m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, ठीक है। या m को हम नीचे ले जाएं तो वी कैन राइट डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm, ठीक है। यहाँ देखो h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻27 आर्ग इंटू सेकेंड और 34 जूल इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है, ठीक है ना। 4π कांस्टेंट और m भी कांस्टेंट है। तो अगर हम देखें तो हम इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी कण की स्थिति और वेग को हम जो है यदि परिशुद्धता से मापना चाहें, ठीक है ना, एक साथ मापना चाहें तो उनके मापन में त्रुटि होगी, वेलोसिटी में डेल्टा वी और स्थिति में डेल्टा एक्स, दोनों को हम यदि एक साथ मापना चाहेंगे तो त्रुटि करेंगे और इन त्रुटियों का गुणनफल h/4πm के बराबर होगा। तो हमने ये संबंध वेग और स्थिति के पदों के रूप में लिखा, पहले हमने संवेग और स्थिति के पदों के रूप में लिखा था। इसी संबंध को हम तीस रूप में जो है ऊर्जा और समय के रूप में भी या पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे व्यक्त कर सकते हैं, देखिएगा कि यदि हम जो है इसको डेल्टा वी से भाग दे दें इस संबंध को और यहाँ पर डेल्टा वी से हम गुणा कर दें, ठीक है। तो इस संबंध को ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, ठीक है। तो देखिएगा डेल्टा वी से डेल्टा वी कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि x जो होता है, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी जो होती है v इज इक्वल टू x/t, जो वेग होता है वो दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम डेल्टा वी निकालें इससे तो वी कैन राइट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है।
और वी कैन राइट हेयर डेल्टा टी को इधर ले जाएं और डेल्टा वी को नीचे लाएं, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, बात समझ में आई ना। डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी। तो हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी की जगह यहाँ क्या पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पर जो है डेल्टा टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट हेयर डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है ना, यहाँ पे हमने पुट कर दिया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी की जगह डेल्टा टी पुट कर दिया। बात समझ में आ रही है सबके? ठीक है ना। अब देखिएगा, हम जानते हैं इसको कि हम जानते हैं कि कण की यदि कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो और उसका संवेग P इज इक्वल टू एम अपॉन एम इंटू वी हो, तो इन दोनों समीकरण से हम लिख सकते हैं E अपॉन पी इज इक्वल टू, इसमें इसका भाग देंगे तो V से M से M कट जाएगा, V से V कट जाएगा, क्या बचेगा, और वी कैन राइट E इज इक्वल टू पी वी। ठीक है, और अगर हम इस समीकरण को इसका डेल्टा के रूप में लिखें, अंतर के रूप में लिखें, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है ना, आइए बात समझ में। तो यहाँ देखो डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी के स्थान पर हम इस समीकरण में क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम इसकी वैल्यू डेल्टा ई लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, यानी कि हम इस नियम का एक तीसरा रूप भी लिख सकते हैं कि किसी कण की ऊर्जा और समय को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। यदि एक साथ मेज़र करेंगे तो फिर हम ऊर्जा में डेल्टा ई और समय में डेल्टा टी की त्रुटि करेंगे और इन त्रुटि का गुणनफल जो होगा वो h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तीसरा रूप जो है हाइजेनबर्ग के संबंध को हम तीसरा रूप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। ठीक है, और उसके विभिन्न रूप हो गए बच्चों। ठीक है, अच्छा, आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताइए। ठीक है ना, तो आप इसके विभिन्न रूप बता दीजिएगा और फिर इसकी परिभाषा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जो मैंने बताई कि किसी छोटे सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और संवेग को एक साथ हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना, यदि ज्ञात करना चाहेंगे तो मापन में त्रुटि होगी और दोनों त्रुटियों का गुणनफल जो होगा वो h अपॉन 4 पाई के बराबर या उससे बड़ा होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आपके एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में कि सिद्ध कीजिए कि जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है वो छोटे कणों पर ही लागू होता है, जो बड़े कण हैं उन पर लागू नहीं होता। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जैसे अपन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम वेग के पदों में लिखें तो यहाँ डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स h अपॉन 4 पाई एम के रूप में लिख सकते हैं, एम द्रव्यमान कण का। ठीक है, और ये संबंध यदि हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखें तो इलेक्ट्रॉन्स का जो द्रव्यमान होता है m इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम या -28 ग्राम। ठीक है ना, तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए संबंध लिख सकते हैं डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, यदि हम यही संबंध 200 ग्राम भारी कण के लिए लिखें कि यदि कोई कण 200 ग्राम या 100 ग्राम वजन का है तो उसके लिए ये क्या संबंध होगा, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई एम। अब m की वैल्यू क्या रख दें, यदि 200 ग्राम का कोई पार्टिकल है तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो ये संबंध आ गया किसके लिए, 200 ग्राम द्रव्यमान वाले कण के लिए। ये इलेक्ट्रॉन जो बहुत हल्का है उसके लिए, छोटे कण के लिए, ये भारी कण के लिए, दोनों के लिए रिलेशन लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब यदि इसको सॉल्व करें तो ये इससे कट जाएगा और ये जो होगा इससे कटने के बाद ये 5 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, एक सामान्य सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे और
बड़े पार्टिकल की यदि हम तुलना करें इस सिद्धांत के लिए तो हम क्या पाएंगे, क्या रिजल्ट निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर यदि मैं इसको लिखूं तो ये ऊपर चल जाएगा 10⁻31। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा V इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 इंटू 9.1। ठीक है, इंटू 10⁻31। ठीक है, यदि यहाँ h/4 को हम दोनों जगह हमने सॉल्व नहीं किया, ऐसे कैसे रख दिया, और हम रफली इनकी तुलना करें, देखो रफली दोनों की हम तुलना करें तो इनमें जो त्रुटियों का जो गुणनफल है, ठीक है ना, ये दोनों में तो सेम है, यहाँ 5 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 10⁻, जो है वो 31 आ रहा है। यदि हम इसको रफली 10 भी मान लें तो 10⁻30 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम दोनों की तुलना करें तो हम ये पाते हैं कि यहाँ त्रुटियों का गुणनफल बहुत कम है, यहाँ त्रुटि का गुणनफल बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम बड़े कण के वेग और स्थिति को तो एक साथ माप लेंगे, और अगर मापने में त्रुटि भी होगी तो दोनों का गुणनफल कोई ज़्यादा नहीं होगा कंपेरेटिवली इस इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जो त्रुटि का गुणनफल है वो लगभग 10⁻30 या 31 की कोटि का आता है, जो बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स के वेग और स्थिति को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। इस उदाहरण से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका कथन लिखिए, इसका गणितीय रूप लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि ये छोटे कणों पर ही लागू होता है। यह आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।